Good morning, students. Let's continue with the chapter Ruling the Countryside. Children, in the previous video, you learned about various methods of revenue collection that were adopted by East India Company to increase its income, like permanent settlement system, Mehalwari system, Royatwari system. Now the British realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये रियलाइज़ किया कि जो कंट्री साइड है, जो विलेज वाला एरिया है, उससे अकेला टैक्स की फॉर्म में रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा उसको उन क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है जो क्रॉप्स यूरोप में चाहिए होती थी. So by the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. Now they forced the cultivators in various parts of India to produce crops like jute in Bengal, tea in Assam, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra. Let's study the story of one such crop, that is indigo, because India was the biggest supplier of indigo in the world. Indigo क्या है? इंडिगो एक प्लांट का नेम है. इस प्लांट से ब्लू डाई मैन्युफैक्चर की जाती थी. डाई मीन्स कलर. सो जो कपड़ों को डाई करने के लिए कलर यूज़ किया जाता है और वो ब्लू कलर जो है वो इंडिगो प्लांट से मैन्युफैक्चर किया जाता था. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई वाज देयर अ ग्रेट डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? चिल्ड्रन, जो इंडिगो प्लांट है ना, दैट ग्रोज प्राइमरली इन ट्रॉपिक्स, मीन्स ट्रॉपिकल रीजन्स. सो इंडिया में इसकी काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन होती थी. एंड दिस इंडिगो प्रोड्यूस अ वेरी रिच ब्लू कलर. देयर वॉज अनदर प्लांट दैट वॉज नोन एज बोर्ड, which was also used to make violet and blue dyes, but the dye from board was dull. It was not as good as indigo. Then by the end of 18th century, Britain began to industrialize and its cotton cloth production expanded very much, creating huge demand for cloth dyes. So the demand for Indian indigo increased, and now the officials of East India Company began investing in indigo production. क्या हुआ कि 18th सेंचुरी के एंड में जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई तो वहाँ पर इंडस्ट्री में कॉटन क्लोथ्स की प्रोडक्शन बढ़ गई. तो क्लोथ को डाई करने के लिए डाई की जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई. तो एक और प्लांट भी था बोर्ड, उससे भी ये ब्लू डाई बनती थी, पर वो डाई जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी इंडिगो से प्रोड्यूस होती थी. सो दैट इज़ वाई जो है सारा ध्यान ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में इंडिगो कल्टीवेशन पर गया कि हम इंडिया में इंडिगो की प्रोडक्शन करवाते हैं तो वो ब्लू डाई बनाकर फिर वहाँ पर इंग्लैंड में लेकर जाएंगे और जिससे उनका प्रॉफिट बहुत बढ़ेगा. नाउ हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड? इंडिगो की प्रोडक्शन कैसे होती थी? देयर वर मेनली टू मेथड्स ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन. दे वर निज कल्टिवेशन एंड रायोटी कल्टिवेशन. First we will discuss about the niche system of indigo cultivation. Now under niche cultivation, the planter produced indigo in land that he directly controlled. निच कल्टीवेशन में प्लांटर इंडिगो उस लैंड पर प्रोड्यूस करवाता था जो उसके कंट्रोल में होती थी. यहाँ पर प्लांटर और कल्टीवेटर का डिफरेंस पता होना चाहिए आपको. प्लांटर कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे जो यहाँ के किसानों से इंडिगो प्रोडक्शन करवाते थे. और कल्टीवेटर पीजेंट्स, फार्मर्स, रायोट्स, ये कौन थे? किसान के लिए वर्ड यूज़ किया जाता था जो प्रोडक्शन करता था, जो खेतों में काम करता था. सो द प्लांटर he either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing
हायर्ड लेबरर्स, मीन्स निज कल्टीवेशन में प्लांटर उस लैंड पर खेती करवाता था जो या तो उसने खरीद ली होती थी या किराए पर लेता था और उस पर इंडिगो प्रोड्यूस करवाता था। बट दिस सिस्टम हैड सम प्रॉब्लम्स। पहली तो ये थी कि इंडिगो सिर्फ फर्टाइल लैंड पर ही कल्टीवेट होती है, बट दैट लैंड वॉज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, वो लैंड पहले से ही ऑक्यूपाइड थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इंडिगो कल्टीवेशन के लिए जो लेबर है उसकी ज़रूरत उसी समय होती थी जब वो लेबर राइस कल्टीवेशन में बिजी होती थी। जो राइस कल्टीवेशन का टाइम है वही इंडिगो कल्टीवेशन के लिए वही टाइम पीरियड सूटेबल था, तो जो किसान थे वो राइस कल्टीवेशन को प्रेफर करते थे। इसके अलावा निच कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे बुलॉक्स प्लो चाहिए होते थे। सो दैट्स वाई कि केवल 25% जो लैंड थी उस पर ही निज कल्टीवेशन हो रही थी। द रेस्ट ऑफ द लैंड वॉज यूज फॉर इंडिगो कल्टीवेशन बाय रायोटी सिस्टम। सो सेकेंड मेथड जो है दैट इज रायोटी सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रायोट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जैसे कोई एग्रीमेंट साइन करना। And those who signed the contract, they got cash advances from the planters at low rate of interest to produce indigo. But the loan committed the Rayot to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holdings. क्या था कि रायोटी कल्टीवेशन में जो प्लांटर थे वो किसानों को कंपेल करते थे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तो जो किसान कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे उनको वो लालच क्या देते थे कि उनको लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम आपको लोन दे रहे हैं कि आप इस अपनी लैंड पर जो इंडिगो कल्टीवेट करो। बट अगर जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता था तो उनको अपनी लैंड के 25% जो पार्ट है उस पर इंडिगो की कल्टीवेशन ही करनी पड़ती थी। When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the Rayot and the cycle of loan started again. अब इस सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। जो किसान थे दे रियलाइज्ड हाउ हार्श द सिस्टम वॉज बिकॉज द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो वॉज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड। किसानों ने ये महसूस किया कि हम तो कर्जे में फंसते जा रहे हैं। Second problem was that the planter insisted that indigo be cultivated on the best soils in which the peasants preferred to cultivate rice. क्या था कि जो प्लांटर थे वो किसानों को कंपेल करते थे, मजबूर करते थे कि वो जो उनकी लैंड जो बेस्ट वाली लैंड है जिसकी सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल है वहाँ पर वो इंडिगो की कल्टीवेशन करें। बट किसान क्या चाहते थे कि उस लैंड पर वो राइस कल्टीवेट करें। Besides this, indigo had deep roots and it exhausted the soil rapidly, and after an indigo harvest, the land could not be sown with rice. जिस लैंड पर इंडिगो की कल्टीवेशन हो जाती थी तो वो उसकी फर्टिलिटी, उस सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी और उसके बाद वहाँ पर वो राइस कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे। Now we will read about the Blue Rebellion. What was Blue Rebellion? The peasants had now realized that the system of indigo cultivation was very harsh, it was very oppressive. So in March 1859, riots in Bengal refused to grow indigo. They refused to pay rent to the planters. They attacked indigo factories armed with swords and spears, bows and arrows. Those who worked for the planters were socially boycotted. अब क्या था कि पीजेंट्स को, किसानों को पता चल गया था ये सिस्टम हमारे लिए तो बहुत नुकसानदायक है, इसलिए उन्होंने 1859 में मना कर दिया कि हम इंडिगो की प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हमने प्लांटर्स को कोई रेंट नहीं पे करना। और इवन उन्होंने इंडिगो की जो फैक्ट्रीज थी जहाँ पर इंडिगो प्लांट से डाई बनाई जाती थी वहाँ पर हमला कर दिया हथियारों के साथ। और जो लोग अभी भी प्लांटर्स के लिए काम करते थे उनको बॉयकॉट किया और जो एजेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रेंट लेने आते थे उन्हें वो मारते पीटते थे। दीज कल्टिवेटर्स गॉट द सपोर्ट ऑफ जमींदार्स एंड हेडमैन इन देयर रिबेलियन बिकॉज द जमींदार्स वर ऑल्सो अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पावर ऑफ प्लांटर्स इन द विलेज। नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज वरीड अबाउट इट कि उन्हें ये डर लगा कि कहीं दोबारा 1857 वाले हालात ना बन जाए, क्योंकि 1857 में इंडियन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत की थी।
जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट वरीड थी कि कहीं ये ब्लू रिबेलियन ज़्यादा भयंकर रूप ना ले ले, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ब्रॉट इन द मिलिट्री to protect the planters and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इंडिगो कमीशन बनाया जो इंक्वायर करना था, जिसने और रिपोर्ट देनी थी कि क्या क्यों किस वजह से इन्होंने ये रिबेलियन किया है। तो कमीशन ने आफ्टर इंक्वायरी क्या रिपोर्ट दी, द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी। द कमीशन आस्क्ड द रायोट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स but also told them that they could refuse to produce indigo in future। इस कमीशन ने किसानों को क्या कहा कि अब जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है ऑलरेडी जो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, उसे एक बार पूरा कर लो, बट आगे से आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए या इंडिगो प्रोडक्शन के लिए कोई कंपेल नहीं करेगा। सो आफ्टर दिस द इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल। सो इस तरीके से इंडिगो की प्रोडक्शन बंगाल में बंद हो गई। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव रेड अबाउट वन क्रॉप दैट इज इंडिगो, द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो इन इंडिया एंड हाउ the peasants, ryots, they were exploited under this system and how they became against the British government because of these type of crops that they were compelled to grow in India. So that's all about the chapter. Hope you all have understood it well.